हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 सर्कल का प्रॉब्लम सेट, और इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो क्या लिखा है कि इन फिगर 3.85 मतलब इस फिगर में क्वाड्रिलेटरल ABCD से पैरेललोग्राम। ये जो क्वाड्रिलेटरल आप देख रहे हो ये एक पैरेललोग्राम है। याद रखना कि पैरेललोग्राम अगर है तो उसकी जितने भी प्रॉपर्टीज़ रहेंगे वो अप्लाई हो सकते हैं। फिर क्या लिखा है कि इट सर्कमस्क्राइब्स, मतलब ये जो पैरेललोग्राम है ये क्या कर रहा है, किसी एक सर्कल को बाहर से क्या कर रहा है, मतलब कवर कर रहा है। इसे समझिए क्या उसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ हो रहा है जो टच कर रहा है, जिसको सर्कमस्क्राइब्स बोलेंगे। तो इट सर्कमस्क्राइब्स द सर्कल विथ सेंटर T। तो ये क्या कर रहा है, एक सर्कल को ये क्या कर रहा है, एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, और उस सर्कल का जो सेंटर है वो आप यहाँ पे देख रहे हो T है। फिर आपसे क्या बोला कि पॉइंट EFGH, तो ये पॉइंट यहाँ पे समझिए, या F और G और H ये टच कर रहे हैं, ये टचिंग पॉइंट है। मतलब सर्कल और इसका जो एक साइड है जहाँ पे टच कर रहा है एक पॉइंट E है, उसी तरह इस तरफ जहाँ पे टच कर रहा है वो पॉइंट F है। यहाँ पे जो टचिंग पॉइंट है वो G है, और यहाँ पे जो टचिंग पॉइंट है वो H है, आर टचिंग पॉइंट्स। फिर उसके बाद अगर उसके बाद आपको ये बोला है कि इफ़ AE इज़ 4.5, अगर ये AE इतना जो डिस्टेंस है A से लेके E तक का जो डिस्टेंस अगर वो 4.5 है और E से लेके B तक का डिस्टेंस 5.5 है, तो आपसे बोला कि फाइंड AD, आपको AD फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगर AD आपको फाइंड आउट करना है और ये H है, तो इसका यही मतलब है कि जिस तरह AE आपके पास है और EB आपके पास है, उसी तरह अगर आपके पास AH और DH भी आपके पास आ जाता है, तो AH को और DH को या AH को और HD को अगर आप प्लस कर दोगे तो आपको AD मिल जाएगा। तो बस अब अपने को क्या करना है कि बस किसी तरह AH और DH आपको मिल जाए, बस ये सोचना है। तो चलिए शुरू करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। और यहाँ पे पहले ये बोलते हैं कि AE जो है वो 4.5 है, और BE या EB जो है EB दिया है, तो EB जो दिया है वो है 5.5, ये गिवन है। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखते हैं कि AE इज़ 4.5 एंड EB इज़ 5.5, और इसका रीज़न गिवन लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं गिवन, और उसके बाद देखिए AE जो है वो AH के इक्वल में रहेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है और वहाँ से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो दोनों टेंजेंट इक्वल होता है। थोड़ा छोटा दिख रहा है आपको डायग्राम, तो ये दोनों का वैल्यू सेम रहता है। और वही यहाँ पे हो रहा है कि एक सर्कल है और उसके बाहर एक पॉइंट है जिसका नाम A है, वहाँ से एक टेंजेंट इस तरफ गया है, एक टेंजेंट इस तरफ गया है, तो टेंजेंट यहाँ तक जो है उसका वैल्यू इसका इस तरफ का और इस तरफ का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे कि AE is equal to AH and which is equal to 4.5, और इसका रीज़न टेंजेंट सेगमेंट प्रॉपर्टी लिखेंगे, थोड़ी देर के बाद लिखते हैं। क्योंकि जिस तरह ये दोनों इक्वल है उसी तरह ये दोनों भी इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे EB या BE, लिखिए कि EB इज़ इक्वल टू BF, और इन दोनों का जो वैल्यू है वो बन जाएगा 5.5। इसका भी सेम रीज़न रहेगा, क्या चीज़, टेंजेंट सेगमेंट, सबको एक साथ लिखेंगे। तो जिस तरह ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, उसी तरह ये दोनों भी इक्वल है, तो ये भी यहाँ पे लिखेंगे, पर यहाँ पे वैल्यू आपके पास नहीं है। तो हम ऐसा लिखेंगे कि DH इज़ इक्वल टू DG, और इसको क्या करते हैं, X अजूम कर लेते हैं, और एट द सेम टाइम में CG और CF को इक्वल लिख के Y अजूम करेंगे, फिर यहाँ पे लिख देते हैं। तो CG इज़ इक्वल टू CF एंड विच इज़ इक्वल टू Y, यहाँ पे ले लेते हैं Y, और सबका रीज़न लिखते हैं और यहाँ पे भी लिख देते हैं। तो इसका रीज़न लिख लेते हैं टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, और फिर ये 4.5 है तो ये भी 4.5 हो जाएगा, ये 5.5 है तो ये 5.5 हो जाएगा, और इन दोनों को हमने अजूम कर लिया X और इन दोनों को अजूम कर लेते हैं Y। उसके बाद देखिए अब क्या करना है, क्या है कि ये जो क्वाड्रेटल है आपको ये फाइंड आउट करना है। देखिए X फाइंड आउट करना है, सो दैट अगर X आपको मिलता है तो आपको AD के अंदर AH का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है और DH का वैल्यू भी आपके पास मिल जाएगा। फिर आप दोनों को प्लस करोगे तो आपको मिल जाएगा AD। तो उसके लिए यहाँ पे भी हमको चलना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि ये क्वाड्रेटल लेते हैं जो पैरेललोग्राम है, और यहाँ पे लिखते हैं कि क्वाड्रेटल ABCD इज ए पैरेललोग्राम गिवन, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये जो साइड है AB और ये जो साइड है DC दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिट साइड जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि AB इज इक्वल टू DC, और उसका रीज़न लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल।
तो याद रखिए पहला स्टेप यही है कि ये दोनों साइड को हमने इक्वल बनाया है, उसी तरह सेकेंड स्टेप में हम ये दोनों साइड को इक्वल बताएंगे और यहाँ पे एक अलजेब्रिक इक्वेशन जो होता था साइमल्टेनियस इक्वेशन, उसके फॉर्म में हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए अगर ए बी और डी सी इक्वल है तो ए बी जो है वो ए ई प्लस ई बी है, क्यों? क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। और डी सी जो है वो डी जी प्लस जी सी है, क्योंकि यहाँ पे भी तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो जहाँ पे ए बी है उसके प्लेस पे हम क्या लिखते हैं, ए ई प्लस ई बी। तो इसके प्लेस पे हम ऐसा लिखते हैं कि देयरफॉर ए ई प्लस ई बी विच इज़ इक्वल टू डी सी के प्लेस पे डी जी प्लस जी सी लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा डी जी प्लस जी सी। और अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ए ई कितना है, ए ई 4.5 है तो यहाँ पे आ जाएगा 4.5, फिर प्लस ई बी 5.5 है, यहाँ पे आ जाएगा 5.5 विच इज़ इक्वल टू डी जी एक्स है, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, प्लस जी सी वाई है, यहाँ पे आ जाएगा वाई। तो 4.5 और 5.5 अगर आप प्लस करोगे तो आपको 10 मिलता है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि देयरफॉर एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 10, और ये एक इक्वेशन हो रहा है। तो इसको क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 करते हैं। और इसी तरह हम यहाँ पे भी एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे और आपको x और y का वैल्यू मिलेगा, जिसमें से y आपको नहीं चाहिए लेकिन x आपको चाहिए। तो x मिलने के बाद फिर आप AD फाइंड आउट कर सकते हो। तो जिस तरह हमने यहाँ पे AB इज़ इक्वल टू डी सी लिखा है, AB इज़ इक्वल टू डी सी, अब क्या करने वाले हैं AD विच इज़ इक्वल टू BC लिख के उसको भी इसी फॉर्म में सॉल्व करेंगे। रीज़न यही रहेगा उसका भी। और हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन और फॉर्म फाइंड आउट करेंगे। और एक चीज़ ये कि हमने ए बी को जो ए ई प्लस ई बी लिखा है, ए ई प्लस ई बी, वो इसलिए लिखा क्योंकि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। और डी सी को जो हमने डी जी प्लस जी सी लिखा है, सेम चीज़ यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे एक रीज़न आप ऐसा लिख सकते हो कि सिंस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। चलिए उसी तरह अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिस तरह ए बी और डी सी को इक्वल बोला था क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, उसी तरह अब ए डी और बी सी भी इक्वल रहेगा क्योंकि उसका भी रीज़न सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए डी इज़ इक्वल टू बी सी, सॉरी ए डी इज़ इक्वल टू बी सी, और उसका भी रीज़न सेम लिखेंगे। और अब हम वही करेंगे कि ए डी के प्लेस पे हम लिखेंगे ए एच प्लस एच डी, या डी एच बोलिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए डी के प्लेस पे ए एच प्लस डी एच, या एच डी आप बोलिए, कोई भी चलेगा। और विच इज़ इक्वल टू बी सी के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, बी एफ प्लस एफ सी, या सी एफ लिखिए, चलेगा स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ नहीं। और इसका रीज़न जिस तरह हमने यहाँ पे कोलिनियर बोला था उस तरह यहाँ पे इसका रीज़न हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये ए एच डी पॉइंट्स कोलिनियर रहेंगे और यहाँ पे बी एफ सी रहेगा। और फिर अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ए एच का जो वैल्यू है वो आपके पास है 4.5, यहाँ पे आ जाएगा 4.5, फिर प्लस डी एच आपके पास x अजूम किया है तो x रहेगा, विच इज़ इक्वल टू बी एफ 5.5 है, यहाँ पे 5.5 आ जाएगा। और एफ सी जो है वो y है, यहाँ पे प्लस y आ जाएगा। और अब हम क्या करते हैं, x को यहाँ पे रखते हैं, और प्लस y को यहाँ पे लाते हैं तो माइनस y हो जाएगा। और विच इज़ इक्वल टू 5.5 को राइट साइड में रखते हैं और लेफ़्ट साइड से प्लस 4.5 को यहाँ पे लाएंगे तो वो बन जाएगा माइनस 4.5। और अब अगर हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं सिंप्लीफाई करके, तो आपको x माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू 5.5 में से 4.5 अगर आप माइनस करते हो तो आपको 1 मिलता है, और ये मिल जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए अब आपके पास दो इक्वेशन, एक x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 10 और एक x माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू 1। और अब आप इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन के बेस पे आप सॉल्व कर सकते हो, जिसमें एडिंग लिखेंगे क्योंकि आप देख रहे हो कोएफिशिएंट सेम है और अपोजिट साइन है। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करने पे आपको डायरेक्टली x का वैल्यू मिलेगा। फिर x का वैल्यू मिलने के बाद आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि आपको AD पूछा है और AD के लिए आपको सिर्फ x चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 है x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 10 और इक्वेशन 2 है x माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू 1। और इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो ये x प्लस एक्स हो जाएगा, ये बन जाएगा 2x, और ये दोनों कैंसिल हो जाता है क्योंकि प्लस वाई माइनस वाई है, और विच इज़ इक्वल टू 10 प्लस 1 आपको मिल जाता है 11। तो चलिए x का जो वैल्यू है वो यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर x विच इज़ इक्वल टू 11 अपॉन 2, और देयरफॉर x का जो वैल्यू है वो 11 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 मिलता है। तो x अगर 5.5 मिलता है तो आपको HD का जो डिस्टेंस है वो 5.5 मिलता है। यहाँ पे x और y मतलब यहाँ पे y की ज़रूरत नहीं आपको, क्योंकि आपसे AD पूछा है और AD में AH और DH आएगा, जिसमें से DH x था और x का वैल्यू आपने फाइंड आउट किया है।
तो अब हम यहाँ पे ए डी फाइंड आउट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि ए डी विच इज़ इक्वल टू ए डी विच इज़ इक्वल टू ए एच प्लस एच डी या डी एच लिखिए। और इसका रीज़न क्या रहेगा, कोलिनियर पॉइंट्स रहेगा। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख देते हैं कि ए एच डी कोलिनियर पॉइंट्स हैं और फिर उसके बाद विच इज़ इक्वल टू ए एच के प्लेस पे आप लिखिए 4.5 और प्लस एच डी के प्लेस पे आप लिखिए एक्स या वैल्यू लिख दीजिए 5.5। तो यहाँ पे 5.5 लिखते हैं और अब दोनों को अगर आप प्लस करते हो तो आपको मिल जाता है 10। तो देयरफॉर ए डी जो है वो आपको मिल जाता है 10 और इस तरह आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए ये आपका 5th क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। तो 6th क्वेश्चन आपका ये है, बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये आपका 6th क्वेश्चन है और फिर उसको थोड़ा सा समझते हैं डायग्राम को। तो क्या लिखा है कि इन फिगर 3.86 सर्कल विद सेंटर M टचेस द सर्कल विद सेंटर N एट पॉइंट T। तो पहले क्या लिखा कि सर्कल विद सेंटर M, तो एक सर्कल है जिसका सेंटर M है, वो क्या कर रहा है एक दूसरे सर्कल को जिसका सेंटर N है उसको टच कर रहा है, लेकिन किस पॉइंट पे, पॉइंट T पे। तो आपने डायग्राम देखा है तो वो एक छोटे सर्कल को टच कर रहा है जिसका सेंटर N है और ये जो छोटे सर्कल को बड़ा सर्कल टच कर रहा है यहाँ पे उस पॉइंट का नाम क्या बोला है कि T है। फिर आपसे बोला है कि रेडियस RM टचेस द स्मॉलर सर्कल एट S। अब ये रेडियस कहीं पे भी जा सकता है, कहीं पे भी, लेकिन हम उस रेडियस को लेने वाले हैं जो क्या कर रहा है इस सर्कल को टच कर रहा है। तो रेडियस RM, उसका नाम RM रहेगा, ये रेडियस का जो सर्कल को, छोटे वाले सर्कल को टच कर रहा है एट पॉइंट S, वो S पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। फिर देखिए क्या बोला कि रेडियाई ऑफ सर्कल्स आर 9 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। तो आप समझ सकते हो कि बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर है और छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस है वो 2.5 सेंटीमीटर है। फिर हमसे बोला कि फाइंड द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चन आपने देखा था उनके सबके आंसर आपको फाइंड आउट करना है। और हेंस फाइंड द रेशियो MS इज टू SR, और सारे क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के बाद आपको बोला है कि MS इज टू SR का वैल्यू भी फाइंड आउट करिए। मतलब MS का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा और SR का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा और दोनों का रेशियो निकालना पड़ेगा, बस इतना करना है। तो चलिए किस तरह इसको फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन और सबसे पहले क्या करते हैं कि NS जो है उसको ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे ऐसा लिखते हैं कि ड्रॉ सेगमेंट NS। तो हमने क्या किया, NS को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। उसके बाद देखिए कि रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल इज 9 सेंटीमीटर गिवन। आप जानते हो कि यहाँ पे बोला है कि रेडियस ऑफ सर्कल्स आर 9 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल इज 9 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन। अगर ये 9 सेंटीमीटर है RM, तो हम बोल सकते हैं कि RM जो है वो MT के इक्वल में हो जाएगा। RM जो है, RM ये रेडियस है वो MT के इक्वल में हो जाएगा, इस MT के इक्वल में हो जाएगा। बताइए क्यों इक्वल हो रहा है, RM और MT क्यों इक्वल हो रहा है? क्योंकि ये एक ही सर्कल के, देखिए एक ही सर्कल के दोनों भी रेडियस है, जिसमें से RM आपको यहाँ पे 9 सेंटीमीटर बताया है ऑलरेडी, तो MT जो है वो भी क्या रहेगा, 9 सेंटीमीटर रहेगा। और आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है और आप यहाँ पे लिख सकते हो कि MT जो है वो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट MT। तो आपने MT फाइंड आउट कर लिया। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए हम फिर से इसी तरह लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज 2.5 सेंटीमीटर गिवन। स्मॉलर सर्कल का जो रेडियस है वो 2.5 सेंटीमीटर है, ये आपको दिया हुआ है। और इसके बेस पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि देयरफॉर NS जो है वो NT को इक्वल रहेगा और दोनों का वैल्यू 2.5 होगा, क्योंकि NS और NT अगर आप देखते हो तो ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस है, राइट। तो NS और NT ये दोनों 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो उसके बाद मतलब ये कि हमको तो MN फाइंड आउट करना है। तो NS आपके पास आ चुका है कितना, 2.5, ये आपके पास 2.5 है। और MN जो है, सॉरी MT जो है वो आपके पास 9 सेंटीमीटर है। तो NS अगर 2.5 है तो NT भी 2.5 है, ये आपने यहाँ पे क्लियर कर लिया। और MT टोटल 9 सेंटीमीटर है। अब फिर से आपको बता रहा हूँ कि MT 9 सेंटीमीटर है, जिसमें से इतना पार्ट जो देख रहे हो NT वो आपके पास 2.5 है, तो आपको MN मिल सकता है ईजिली, जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है। तो अब हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे कि M-N-T। क्यों ऐसा? क्योंकि बाय थ्योरम ऑफ इंटरनली टचिंग सर्कल, जब दो सर्कल इंटरनली टचिंग करते हैं, जब दो सर्कल इंटरनली टच करते हैं तो ये सर्कल का रेडियस, सॉरी ये सर्कल का सेंटर, ये सर्कल का सेंटर और जो टचिंग पॉइंट होता है तीनों एक सिंगल लाइन में होते हैं। मैं छोटा बता रहा हूँ लेकिन आप समझिए, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। वो यहाँ पे भी हो रहा है कि ये सर्कल का रेडियस ये और ये सर्कल रेडियस बोलो, सॉरी ये सर्कल का सेंटर ये
ये सर्कल का सेंटर ये और दोनों का जो टचिंग पॉइंट है ये तीनों एक सिंगल लाइन में आते हैं जिसको कोलिनियर बोलेंगे। और वही यहाँ पे लिखा है एम डैश एन डैश टी, एम डैश एन डैश टी। और फिर इसके बेस पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि देयरफॉर एम एन प्लस एन टी इज इक्वल टू एम टी, इज इक्वल टू एम टी, जिसमें से आपको एम एन फाइंड आउट करना है। तो देयरफॉर एम एन प्लस एन टी आपके पास 2.5 है और विच इज़ इक्वल टू एम टी वो आपने फाइंड आउट किया है 9 सेंटीमीटर। फिर हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि एम एन विच इज़ इक्वल टू 9 माइनस 2.5 और देयरफॉर एम एन जो है वो आपको मिल जाता है 6.5। 9 में से 2.5 माइनस करेंगे तो आपको 6.5 मिलता है। और यहाँ पे आपका फिर सेकंड क्वेश्चन हो जाता है कि एम एन 6.5 सेंटीमीटर, क्योंकि आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट्स, आप जानते हो यहाँ पे। चलिए अब एक क्वेश्चन और पूछा है, एन एस एम एंगल फाइंड आउट करने को बोला है और फिर आपसे बोला कि हेंस जब आपको सब मिल जाते हैं तो उसके बाद आप फाइंड आउट करिए एम एस इज टू एस आर। चलिए 2 क्वेश्चन बाकी है वो देखते हैं। तो चलिए अब हम ये ट्राइंगल लेते हैं एम एन एस और लिखते हैं इन ट्राइंगल एम एन एस या एम एस एन एंगल एम एस एन जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेंजेंट थ्योरम से, क्योंकि टेंजेंट जो होता है वो सर्कल का जो रेडियस होता है उसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है और इसके बेस पे हम ये बोल सकते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। और जैसे ये एंगल आपको 90 डिग्री मिलता है तो आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो जाता है कि एंगल एम एस एन का वैल्यू उन्होंने पूछा था वो आपको मिलता है 90 डिग्री। अब उसके बाद एक ही चीज़ बच रहा है एम एस इज़ टू एस आर, एम एस इज़ टू एस आर, जिसमें से आपके पास देखिए आपके पास एस आर नहीं, एस आर नहीं है, आपके पास सिर्फ एन एस है। एक मिनट, आपके पास एम आर है, सॉरी, आपके पास ये बड़ा वाला रेडियस है 9 सेंटीमीटर। उसके बाद ना आपके पास एस आर है ना आपके पास एम एस है और आपको ये दोनों फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसमें से फिर से आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास एम आर है पूरा का पूरा 9 सेंटीमीटर और अगर आप एम एस फाइंड आउट कर लेते हो तो आप इतना निकाल लोगे आराम से पूरे में से इसको माइनस करने पे। तो हम क्या करते हैं एम एस फाइंड आउट करते हैं और एम एस को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। और इसीलिए हम लिखेंगे कि इन राइट एंगल ट्राइंगल एम एन एस या एम एस एन इस राइट एंगल ट्राइंगल में बाई पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या मिलेगा, ये हाइपोटेनस है और ये दो साइड का स्क्वायर है। तो एम एन स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एन एस स्क्वायर या एम एस स्क्वायर प्लस एन एस स्क्वायर। फिर से आपको इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमने पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई किया, इसमें इसका स्क्वायर विच इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आएगा। तो एम एन स्क्वायर के प्लेस पे अब हम लिख सकते हैं एम एन का वैल्यू जो हमने पीछे फाइंड आउट किया था 6.5। तो यहाँ पे आ जाएगा 6.5 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एम एस आपके पास नहीं है तो एम एस स्क्वायर सेम रहेगा। तो ये रहेगा एम एस स्क्वायर प्लस एन एस स्क्वायर, आपने एन एस भी फाइंड आउट किया है, फाइंड आउट किया मतलब क्या रेडियस ही है वो, तो 2.5 सेंटीमीटर और उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब 6.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर अगर आप निकालते हो तो वो आपको मिलता है 42.25 विच इज़ इक्वल टू एम एस स्क्वायर और प्लस 2.5 का स्क्वायर 6.25। फिर क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो देयरफॉर 42.25 में से ये माइनस हो जाएगा 6.25 और यहाँ बचेगा एम एस का स्क्वायर और इसको माइनस करने पे आपको मिलता है 36। तो 36 विच इज़ इक्वल टू एम एस स्क्वायर और फिर हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर एम एस जो है वो आपको मिल जाएगा 6, टेकिंग स्क्वायर रूट लिखे या आप ऐसा लिख सकते हैं रूट ऑफ 36 और फिर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि देयरफॉर एम एस जो है वो आपको मिल जाता है 36 का स्क्वायर रूट। तो एम एस आपके पास आ चुका है, कितना आ गया 6 आ गया और ये पूरा जो था वो 9 था तो ये कितना रहेगा 3 रहेगा। और उसके लिए हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे कि एम एस प्लस एस आर इज इक्वल टू एम आर और तीनों को लीनियर है। तो एम एस आपके पास 6 है, यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस एस आर हमारे पास नहीं है तो एस आर को सेम रखते हैं, एस आर लिखा तो एस आर लिखते हैं, एस आर विच इज़ इक्वल टू एम आर रेडियस है आर एम वो आपको दिया है 9 सेंटीमीटर वो आ जाएगा 9 और फिर हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर एस आर जो है विच इज़ इक्वल टू 9 माइनस 6 और देयरफॉर एस आर आपको मिल जाता है 9 माइनस 6 3 मिल जाता है। तो एस आर आपके पास 3 है और एम एस आपके पास 6 है और आपसे पूछा है एम एस इज़ टू एस आर। तो हम फाइनली यहाँ पे ऐसा लिखेंगे कि देयरफॉर एम एस इज़ टू एस आर विच इज़ इक्वल टू एम एस अपॉन एस आर
और विच इज़ इक्वल टू एम एस है आपके पास 6 अपॉन एस आर आपके पास 3 है, और ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो विच इज़ इक्वल टू 2 अपॉन 1, तो 2:1 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू आप लिख सकते हो फाइनली यहाँ पे लास्ट में, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, विच इज़ इक्वल टू 2:1। तो ये आपका MS:SR मिल गया, और इसके पहले भी 3 क्वेश्चन जो पूछा था उसका भी आंसर हो गया। तो चलिए सिंपल अगर आपको नहीं लग रहा है तो उसका एक ही प्रॉब्लम है कि आप फर्स्ट टाइम जब देखोगे तो थोड़ा सा ज़रूर आपको स्ट्रेंज लगेगा, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। इसके लिए किसी चीज़ को एकदम फेवरेट बनाना है तो उसको बार बार पढ़िए, बार बार इस वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, एकदम ईजी हो जाएगा स्टूडेंट्स। यही फंडा है और कुछ भी नहीं है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा परफेक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक डायग्राम दिया है और ये सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए एक बार देख लेते हैं कि इन द एडजॉइनिंग फिगर सर्कल्स विद सेंटर x एंड y टच ईच अदर एट पॉइंट z, दोनों बाहर से टच कर रहे हैं। पहले आपको समझ में आना चाहिए कि तीनों पॉइंट कोलिनियर रहेगा। जैसे हमने इसके पीछे इंटरनली टचिंग सर्कल को देखा था, वैसे एक्सटर्नली टचिंग सर्कल के दोनों रेडियस दोनों सेंटर और पॉइंट ऑफ टचिंग पॉइंट, तीनों पॉइंट क्या रहते हैं, कोलिनियर होते हैं। फिर आगे क्या बोला कि ए सीकेंड पासिंग थ्रू z से एक सीकेंड बनाया जा रहा है जो पास हो रहा है, और वो कर क्या रहा है कि वो एक सर्कल को a पे और एक सर्कल को b पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो वही लिखा है कि ए सीकेंड पासिंग थ्रू z इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट पॉइंट a एंड b रेस्पेक्टिवली। और हमसे क्या बोला कि प्रूव दैट रेडियस XA जो रेडियस आप देख रहे हो, ये रेडियस पैरेलल है रेडियस YB को। ये दोनों लाइन आपको पैरेलल प्रूव करना है, और वो प्रूव करने के लिए भी आपको क्या बोला है कि फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द प्रूफ। और आपको ये जो एक्टिविटी दिया है, ये एक्टिविटी आपको क्या करना है, पूरा कंप्लीट करना है। तो सिर्फ हमको यहाँ पे फिल करना है, और सिंपली जो आपका कैलकुलेशन रहेगा वो आपको करना पड़ेगा रफ में। तो चलिए हम इसको फिल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पे रेफरेंस के लिए डायग्राम बना लिया है, और अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में आपको क्या बोला कि ड्रॉ सेगमेंट XZ एंड डैश कर दिया है। तो ये आप डॉट लाइन जो देख रहे हो वो कंस्ट्रक्शन का ही पार्ट होता है, आप जानते भी हो। तो अगर उन्होंने बोला कि XZ ड्रॉ किया है तो दूसरा उनको क्या ड्रॉ करना है, YZ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे YZ, XZ YZ, और ये डॉटेड लाइन का मतलब या डैश वाली जो लाइन है इसका मतलब भी वही होता है कंस्ट्रक्शन पार्ट। फिर देखिए सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, क्योंकि ये दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो पॉइंट X जो इसका सेंटर है, पॉइंट Y समझिए जो इसका सेंटर है, और पॉइंट Z जो है इनका टचिंग पॉइंट है, ये तीनों जो है वो एक लाइन में आएंगे। और यहाँ पे डैश दिया है तो इसका मतलब उसको हमको बोलना पड़ेगा कोलिनियर है। और उसके बाद देखिए क्या लिखा है, देयरफॉर एंगल XZA, अब ये कोलिनियर है मतलब एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है ऐसा, और देयरफॉर एंगल XZA एक ऐसा समझिए, यहाँ पे X है, यहाँ पे Z है और यहाँ पे A है। तो ये वाला जो एंगल है, एंगल XZA कॉन्ग्रुएंट रहेगा, और उसका रीजन अपोजिट एंगल रहेगा। तो ये एंगल आपका अपोजिट एंगल ये है, तो इसका मतलब ये एंगल इस एंगल को इक्वल रहेगा, इस वाले एंगल को इक्वल रहेगा। तो इसका नाम आप जैसे यहाँ पे XZA लिखा है तो आप इसको YZB लिख सकते हो, लेकिन नीचे वाले स्टेप में देखोगे तो XZA के साथ YZB की जगह पे BZY लिखा है। एक ही बात है, एंगल को आप ऐसा भी और ऐसा भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे YZB के प्लेस पे हम लिख सकते हैं BZY। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल BZY, और उसका रीजन रहेगा अपोजिट एंगल, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, अपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो ये एंगल और ये एंगल यहाँ पे इक्वल होता है, इसे समझिए कि ये दोनों एंगल यहाँ पे इक्वल होता है। और फिर वो क्या बोलते हैं कि लेट एंगल XZA ये जो है उसको और एंगल BZY इसको दोनों को A एज्यूम करते हैं, मतलब ये दोनों को A एज्यूम कर रहे हैं वो लोग। तो इसको उन्होंने A ले लिया है और इसको भी उन्होंने A ले लिया है। फिर आगे क्या लिखा कि नाउ सेगमेंट XA जो है वो कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट XZ को। ये वाला इसको क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये जो दोनों हैं वो एक ही सर्कल के रेडियस है, एक ऐसा है और एक ऐसा है। एक रेडियस ये है XA और एक रेडियस ये है XZ, तो दोनों सेम ही रहेंगे। और उसका रीज़न आपको ये लिखना पड़ेगा कि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, क्योंकि एक ही सर्कल के दोनों भी रेडियस है। और अगर ये दोनों इक्वल है, जैसा भी अगर ये दोनों इक्वल है और यहाँ पे भी एक लाइन है, तो अगर ये दोनों इक्वल होता है तो आपको मालूम है कि ये दोनों एंगल भी इक्वल रहेगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, क्योंकि एक ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके सामने वाले दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये दोनों अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे वही लिखा कि एंगल XAZ इक्वल हो जाएगा एंगल XZA को। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल XZA, ये वाला एंगल, ये एंगल ये वाले एंगल को इक्वल हो जाएगा, और इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो ये भी A हो जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स कि ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल रहेगा, और जिसमें से ये A एज्यूम किया था तो ये भी A बन जाएगा। फिर आगे क्या लिखा, और उसका रीज़न है आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। फिर सिमिलरली अब जैसा हम इस
सर्कल के अंदर किया वैसा यहाँ पे भी कर सकते हैं कि सिमिलरली अगर वाई बी, या ऐसा समझिए सिमिलरली वाई बी किसके इक्वल में रहेगा, वाई जेड के, क्योंकि वो भी एक ही सर्कल के दोनों भी रेडियस है। तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि वो सेगमेंट वाई जेड को इक्वल रहेगा और उसका भी रीजन रहेगा रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो अगर इस ट्राइंगल के अंदर अगर ये दोनों इक्वल हो रहा है, जैसे चलिए वाई जेड इक्वल हो रहा है, तो फिर कौन सा, हाँ वही बोल रहा हूँ कि ये ट्राइंगल के अंदर अगर ये दोनों इक्वल हो रहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस पे, फिर इसके साथ देखिए फिर से ऐसा बता रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है यहाँ पे कि ये वाला जो साइड है और ये वाला जो साइड है इक्वल हो रहा है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा, जिसमें से ये जो एंगल है ये ऑलरेडी ए दिया है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे वाई लिखा है और यहाँ पे जेड लिखा है, तो इसका नाम वाई बी जेड बोलिए या जेड बी वाई बोलिए। तो यहाँ पे वही बोला है कि अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये एंगल को इक्वल रहेगा, जिसमें से इस एंगल का नाम यहाँ पे दिया है बी जेड वाई, तो ये एंगल का नाम क्या हो जाएगा, वाई बी जेड। तो यहाँ पे आ जाएगा वाई बी जेड। और इसका रीज़न क्या रहेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला सिस्टम, सेम आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम में आ जाएगा यहाँ पे भी। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हर जगह से अगर आप देखते हो 1 में आपने बोला कि देखिए 1, 2 एंड 3 का मतलब यहाँ पे ये भी ए हो रहा है, तो ए मतलब ये एंगल, ये सभी एंगल इक्वल हो रहे हैं, ये एंगल ये एंगल ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो रहे हैं। तो 1, 2, 3 से आपको क्या समझेगा कि एक्स ए जेड ये वाला जो एंगल है, ऐसा वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल आगे जाके इसको भी तो इक्वल रहेगा ना। ये देखिए ये इसको भी इक्वल है, ये इसको भी इक्वल है, ये इसको भी इक्वल है, आपको ये चाहिए। अब आपको ये क्यों चाहिए, ये आपको बता रहा हूँ कि आपको इसके इक्वल में है, ये आपको क्यों बताना है, क्योंकि यहाँ पे ए लिखा है और यहाँ पे भी ए लिखा है। आपको ये दोनों इक्वल क्यों बताना है, क्योंकि ये एंगल अगर इक्वल होता है, ये एंगल जैसा देखिए अगर दो लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और अगर ये एंगल इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये दोनों पैरेलल होएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी करना है आपको, ये एंगल और ये एंगल प्रूव करना है, ये एंगल और ये एंगल, सो दैट ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। और क्योंकि आपको यही पूछा भी है कि इसको पैरेलल प्रूव करिए, आपने क्वेश्चन में देखा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एंगल एक्स ए जेड जो है, एक्स ए जेड, ये एंगल जेड बी वाई को इक्वल रहेगा या वाई बी जेड को इक्वल रहेगा। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो रहे हैं, फिर से आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, देखिए ये इधर है और ये इधर है और ये एंगल इक्वल हो रहा है। तो ये एंगल और अगर ये एंगल इक्वल हो रहा है तो आप समझ सकते हो कि ये ट्रांसवर्सल सिस्टम से फिर ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं देयरफॉर एक्स ए जो है वो वाई बी को पैरेलल हो जाएगा। और वही आपको यहाँ पे प्रूव भी करना है। और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर रेडियस एक्स ए इज पैरेलल टू रेडियस वाई बी। और उसका रीज़न हम लिख सकते हैं अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट, या ऐसा जो लिखा है कि अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन्स, वो भी आप लिख सकते हो। तो ये आपका 7 क्वेश्चन था जो फिनिश हुआ यहाँ पे। अब इसके बाद वाले वीडियो में मिलेंगे इसके आगे के क्वेश्चन को लेकर। चलिए, अगर आपको प्लीज़ समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइक ज़रूर करते चलिए और आप बाकी के स्टूडेंट्स को भी, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।